रीचा, बड़ी भाभी से जरा बचकर ही रहना। माँ और भैया पर तो ना जाने क्या जादू किया है इन्होंने कि वो इनके गुणगान करती नहीं थकते। पर तुम उनके बहकावे में ना आना, बहुत चालाक है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को बहकाना खूब आता है उनको। रीचा की नंद श्रेया ने उसकी शादी के रिसेप्शन में ही स्टेज पर उसके साथ बैठे बैठे उसके कान भरने शुरू कर दिए। वैसे तो तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। कहा तुम अच्छी खासी नौकरी में इंडिपेंडेंट, और कहा वो घर आए मेहमान को तो ये भी नहीं लगता कि वो कोई खास पढ़ी लिखी भी होगी। फिर माँ तो बस उनके गुणगान करती नहीं थकती, जैसे उनसे अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी तो कितने वर्षों से आपके घर की एक अहम सदस्य हैं, तो जाहिर है सारे रीत रिवाज तीज त्योहार अच्छे से जानती हैं। और सासू माँ भी कोई नासमझ तो नहीं जो यूं ही उनके मान देंगी। आप भी तो शादी से पहले हमेशा शॉपिंग के दौरान उनकी तारीफ किया करती थी, फिर आज क्यों ऐसा बोल रही हैं? देखो रीचा, मुझे कोई शौक नहीं है क्या पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने का। उनकी गलतियां बताकर माँ को नाराज करना है क्या मुझे? अरे भाई, मैं तो मेहमान हूँ, 2-4 दिन के लिए मायके आती हूँ, मुझे तो हंस बोल के रहना ही पड़ेगा ना। और शॉपिंग के दौरान अब मैं क्या तुम्हारे घर वालों के सामने ये सब बोलती? मगर अब जब तुम्हारा गृह प्रवेश हो चुका है, तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो, अब तुमको इसी घर में रहना है ना। आखिर तुमको भी तो अपनी जगह बनानी है माँ की नजरों में, कि नहीं? मैं तो बस इसलिए तुमको अपना समझकर समझा रही थी कि कौन कैसा है, जिससे कि तुमको कोई परेशानी ना हो। आगे तुम खुद समझदार हो। श्रेया अपनी भाभी पूनम और माँ जमुना जी को स्टेज की तरफ आता देख वहां से खिसक ली। अगले दिन शाम को, रीचा, तुम लोग कल हनीमून के लिए निकल जाओगे और तुम्हारे आने तक सब मेहमान जा चुके होंगे, बल्कि बहुत से रिश्तेदार तो आज देर रात की गाड़ी से ही निकल भी रहे हैं। सॉरी, मैं समझती हूँ कि तुम थका हुआ महसूस कर रही होगी, पर अगर तुम्हारे यहाँ से आए तोहफे तुम्हारे ही हाथ सबको भेंट कर दे तो सबको अच्छा लगेगा। सो बोलने चली आई। पूनम ने रीचा के कमरे में आकर कहा। वही रीचा के साथ ही श्रेया भी बैठी हुई थी। भाभी, वैसे तो आप काफी समझदार हैं और आपने ये फैसला लिया है तो इसमें जाहिर है माँ की रजामंदी तो होगी ही, मगर माफ कीजिए, इसमें इसे परेशान करने की क्या जरूरत है? अब सबको शादी के तोहफे मिलेंगे तो सब समझ ही जाएंगे कि वह तोहफे इसके घर से आए हैं, तो फिर यह दे या आप, क्या फर्क पड़ता है? अब यह बेचारी वैसे ही थकी हुई है, अभी मुझसे वही कह रही थी, और कल सुबह सुबह ही इसकी फ्लाइट भी है, इसमें तैयारी भी करनी है। ऐसे में आप इस पर यह जिम्मेदारी भी थोप रही हैं। मुझे तो यह ठीक नहीं लगता। आगे आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझो। श्रेया ने रीचा का पक्ष रखते हुए कहा। देखो श्रेया, थके तो सभी हुए हैं, माँ जी भी कम नहीं थकी हुई। वह भी चाहती हैं कि इस वक्त हम सबको तोहफे बांटे, लेकिन कुछ कर्तव्य रिश्ते निभाने के हिसाब से अच्छे लगते हैं, और उन्हीं में से यह भी एक है। अगर रीचा अपने घर से आए तोहफे अपने हाथ से सबको देगी तो सबको बहुत खुशी होगी, और ज़्यादा समय तो लगने वाला है नहीं। वैसे भी अब आधे पौने घंटे की ही बात है, इसी बहाने इसकी सबसे जान पहचान भी हो जाएगी। बाकी देने को तो क्या है, मैं भी सबको तोहफा पकड़ा सकती हूँ, लेकिन यह देगी तो सबका एक मान और आदर होगा, इसकी भावनाएं भी जुड़ी होंगी उन तोहफों से, बस इसलिए बुलाने चली आई। पूनम ने श्रेया को समझाते हुए कहा। रीचा, उम्मीद है तुम मेरे निर्णय से सहमत होगी और तुम्हें खुद अपने हाथों से तोहफे सबको देकर अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तोहफे बाद में सबको दे दूंगी। पूनम ने रीचा से कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप चलिए, मैं बस अभी आई, रीचा ने पूनम को जवाब दिया। पूनम के जाते ही श्रेया ने फिर एक बार रीचा के कान भरना शुरू कर दिया। देखा कैसा अपना चलाती है भाभी, माँ भी थकी हुई है, फिर भी जबरदस्ती आज ही तुम्हारा सामान खुलवाने पर तुली हुई है। इतना भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थकी होगी, तुम्हारी कुछ प्राइवेसी भी है। माँ का तो क्या है, बेचारी समझदारी का फैसला सोच हाँ कर ही दी होगी, अब जैसे तैसे बैठी रहेगी वहाँ पर। खैर चलो, अब तुमने हाँ कर ही दी है तो जल्दी से चलते हैं, वरना 2 ही मिनट में फिर बुलाने आ जाएगी। और दोनों जल्दी से बैठक में चली गई। वहाँ सारा सामान, सारे तोहफे पहले से पूनम ने मेज पर सजा कर रखे थे। आओ रीचा, पहले तो अच्छे से तुम्हारी सबसे जान पहचान करवाती हूँ, साथ साथ
तुम सब रिश्तेदारों को उनके तोहफे भेंट करो, पूनम ने कहा। फिर एक एक करके पूनम ऋचा की सबसे भेंट करवाती गई और उनके नाम के जो भी तोहफे ऋचा के घर से आए थे वो ऋचा के हाथ में उन्हें भेंट करने के लिए देती गई। सभी रिश्तेदार पूनम के इस कदम से बहुत ही खुश थे, उसकी खूब वाहवाही कर रहे थे। सच्ची बहू, रिश्ते निभाना तो कोई तुमसे सीखे, उसकी बुआ सास ने कहा। फिर पूनम ने सबके लिए खाना परोसा और ऋचा और उसके पति अतुल के लिए खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया। तुम दोनों खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं भी सबकी विदाई के प्रबंध देख लेती हूँ। पूनम उन्हें खाना देकर कहते हुए निकल गई। फिर सब रिश्तेदारों को विदा करने में लग गई। उसके पति विनोद टैक्सियों से सबको स्टेशन छोड़ने में बिजी थे। श्रेया बस चुपचाप सब देख रही थी। रात सब काम खत्म होने के बाद पूनम ऋचा के कमरे में आई और श्रेया और जमुना जी को भी वहाँ बुलवाया। ऋचा, तुम बहुत थक चुकी होगी, इसलिए तुम्हें बैठक में नहीं बुलवाया। बस एक और तोहफा भेंट देना बाकी था, सो मैं अभी चली आई। मगर पहले ये बताओ कि तुम्हारी सुबह के लिए पैकिंग हो गई? अगर कुछ मदद की ज़रूरत हो तो कहो मुझे। श्रेया को तोहफे देने के बाद मैं करवा देती हूँ तुम्हारे साथ, पूनम ने कहा। नहीं दीदी, पैकिंग तो लगभग हो चुकी है, ऋचा ने जवाब दिया। इतने में श्रेया और जमुना जी वहाँ आ गए। बहू, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? थक तो गई होगी, मगर क्या करे, अब विवाह की रस्में भी तो पूरी करनी पड़ती हैं, जमुना जी ने कहा। नहीं माँ जी, आप ऐसा ना सोचें, विवाह के बाद के कुछ दिन तो बीतते ही हैं यूं ही भाग दौड़ में, ऋचा ने बड़ी समझदारी से उत्तर दिया। अरे वाह बेटा, तेरे इस जवाब ने तो साबित कर दिया कि अब मेरी पूनम अकेली नहीं है, उसे छोटी बहन मिल गई है तेरे रूप में। बहू, बस उसका साथ हमेशा निभाना, इस घर से जुड़े रिश्ते के तार जोड़ने रखने में, जमुना जी ने ऋचा की बलाए लेते हुए कहा। अच्छा ऋचा, ये श्रेया के लिए आई अंगूठी और उसके पति के लिए आई ये घड़ी उन्हें दे दो। हाँ, मगर मैंने इन तोहफे में थोड़ा बदलाव किया है, बुरा ना मानना। ये साड़ी जो मेरे लिए आई थी वो तुम ऋचा की सास के लिए भिजवा दो और वो साड़ी मैं रख लूँगी। क्या है ना कि इसकी सास को थोड़ा तड़क भड़क वाले रंग पसंद है और साड़ी उन्हें शायद पसंद ना आए, तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया, पूनम ने ऋचा से कहा। श्रेया को तो जैसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। अरे भाभी तो क्या आपने रिश्तेदारों को दिए जाने वाले तोहफे भी अपनी मर्जी से बदल दिए? मतलब आपको ऋचा के यहाँ से आए तोहफे पसंद नहीं आए, जबकि आपके यहाँ से तो तोहफे के नाम पर कह तो श्रेया पूनम से रही थी, मगर सुना ऋचा को रही थी। अरे नहीं श्रेया, ऐसा कुछ भी नहीं। ऋचा ने खुद देखा कि जैसे जिसके नाम की पैकिंग थी वैसे ही मैंने दिए। इस साड़ी में भी कोई बुराई थोड़ी ना है, वो तो बस तुम्हारी सास की चॉइस देखते हुए मैंने ये फैसला लिया। बाकी वो साड़ी और ये माँ जी की साड़ी लगभग एक सी है और मैं क्यों मीन मेघ निकालूंगी तोहफों में, पूनम ने समझाया। हाँ सही बात है भाभी, आप जैसा समझदार इस घर में और है ही कौन, आप जैसा ठीक समझे, श्रेया ने जवाब दिया। इस पर जमुना जी थोड़ा गुस्से से बोली। ये कैसे बोल रही हो बड़ी भाभी से तुम श्रेया? वो कौन सा तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं? उल्टे तुम्हारी सास के लिए बेचारी अपनी इतनी खूबसूरत साड़ी भेंट कर रही है ताकि तुम्हारा मान रहे और तुम उसे ही ताना सुना रही हो। श्रेया चुप रह गई और तोहफा ले वहाँ से चली गई। ऋचा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने यूँ साड़ी बदल दी? उम्मीद है तुम मुझे समझ पाओगी। श्रेया तो अभी नादान है, जो मुंह आया बोल देती है, पूनम ने कहा और फिर लोग भी वहाँ से चले गए। श्रेया जैसे इसी इंतजार में थी ऋचा को एक तोहफा देने का बहाना कर वो वापस उसके कमरे में गई। ऋचा, ये नाइटी लाई थी तुम्हारे लिए पर देना ही भूल गई थी, इसे भी पैक कर लो, कुछ मदद करवाऊं तुम्हारी? नहीं, बस सब हो गया, ऋचा ने नाइटी एक साइड पे रखते हुए कहा। वैसे देखा तुमने पूनम भाभी की चाल, एक ही तीर से कितने शिकार कर डाले। माँ की नज़रों में मुझे गलत साबित कर दिया, तुम्हारी माँ के लिए तोहफे को कम आंक दिया और खुद महान बन बैठी। ये कला उनसे जरूर सीख लेना, वरना एक दिन मेरी तरह तुम भी ऐसे ही बेइज्जती करवाती दिखोगी। खैर छोड़ो, अब तुम आराम करो, मैं भी बहुत थक गई हूँ तो चलती हूँ सोने। वो तो बस ये नाइटी भूल गई थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया, कहकर श्रेया चल दी। ऋचा ने उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए अपनी बची कुची पैकिंग खत्म की। सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आँख तो पूनम के दरवाजा खटखटाने से खुली। फिर नाश्ता कर पूनम और बिमल उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। पूनम का चेहरा देख लग रहा था जैसे वो रात भर सोई ना हो। चलो अब अच्छे से एंजॉय और आराम करना, और ये लो कुछ स्नैक्स मैंने पैक किए हैं।
कभी घर का खाने का मन हो तो, पूनम ने एयरपोर्ट पर ऋचा से कहा। प्लेन में बीती शाम की बात याद कर ऋचा ने अपने पति अतुल से इस बारे में अपनी बात रखी, मगर अतुल ने ज्यादा ध्यान न देते हुए, अरे छोड़ो यार, श्रेया को तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, उसकी बातों को दिल पे मत लेना, बस इतना ही कहकर टाल दिया। हनीमून के 15 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। घर लौटकर ऋचा ने 2-4 दिन की और छुट्टी बढ़वाने का सोचा। जैसे ही श्रेया को खबर लगी वो भी तुरंत मायके चली आई। मैंने सोचा कि अब ऋचा ने छुट्टी ली है तो मैं भी 2-4 दिन रह लूं इसके साथ, फिर एक बार ये नौकरी ज्वाइन कर लेगी तो कहाँ मौका मिलेगा मेल मिलाप का। अगले दिन ऋचा के मायके उन्हें डिनर करवाता था। श्रेया तो सबसे पहले ही तैयार होकर बैठी थी। शाम को वो सब उसके मायके पहुंचे। डिनर के बाद तोहफे की बारी आई तो क्योंकि ऋचा के घर वाले नहीं जानते थे कि उसकी नंद भी साथ आएगी तो जाहिर है उसके लिए कोई तोहफा नहीं था, और कहीं ना कहीं पूनम ये बात भाप रही थी। जैसे ही ऋचा की माताजी तोहफे लेकर आई वैसे ही पूनम बोल पड़ी, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, पर मुझे तोहफा नहीं चाहिए, आप कृपया मेरा तोहफा श्रेया को दे दे। श्रेया ने फिर एक बार मौका न चूकते हुए कहा, अरे बड़ी भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं, उन्होंने इतने प्यार से सबके तोहफे रखे हैं, आप तो उन्हें उल्टा ही जता रही हैं कि जैसे उनसे कोई भूल हो गई हो। माना मैं अचानक ही चली आई, पर उन्होंने कुछ तो सोचा ही लिया होगा ना। अब आप अकेली समझदार थोड़ी ही हैं पूरी दुनिया में। देखिए बेचारी आंटी जी कैसे उदास हो गई आपकी बात सुनकर। नहीं बेटा, इसमें उदासी की कोई बात नहीं। अच्छा पूनम, मैंने जो ये सगुन श्रेया के लिए रखा था ये तो स्वीकार करो, इससे अपनी पसंद का कुछ ले लेना तुम, अब इस बात से इनकार ना करना, ऋचा की माँ ने कहा। घर आकर श्रेया ने भी फिर एक बार मौके का फायदा उठा पूनम से वो साड़ी देखते हुए कहा, सही है भाभी, ये रंग तो आपको शुरू से ही पसंद नहीं ना, शायद आपने पैकेट में से ही देख लिया था क्या। और कहते कहते हंस पड़ी। पूनम का तो ये बात सुनकर चेहरा ही उतर गया, मगर जमुना जी बोली, क्या जो मन में आता है बके जात की हो, उसे भला कैसे पता होगा कौन से रंग की साड़ी है, तुम क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है ऋचा, श्रेया जाते जाते उसके कान में कहती गई। खैर इसके बाद पूनम ने यह तय किया कि अब वो ऋचा की किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएगी, और जमुना जी से भी कह दिया। मगर श्रेया ने इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर ऋचा से खूब कान भरे। वो कहते हैं ना कि आपका मन चाहे कितना भी साफ हो, मगर धीरे धीरे अगर कोई विष घोलता जाए तो मन में विसैल सा हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही श्रेया भी ऋचा के मन में पूनम के प्रति विष घोलती गई। इसी तरह एक शाम ऋचा जब दफ्तर से लौटी तो वो काफी थकी हुई थी और कुछ परेशान भी थी, मगर पूनम इस बात को ना भाप सकी। उसके पीछे पीछे ही कमरे में आकर जमुना जी से कुछ ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी। ऋचा को याद आया कि सुबह ही पूनम ने उससे कहा था कि आते वक्त वो माँ जी को ब्लड रिपोर्ट्स लेती आए। सॉरी भाभी, भूल गई, ऋचा ने कहा। भूल गई? क्या मतलब भूल गई ऋचा? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कल सुबह मुझे वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी है, अब सुबह सुबह मुझे सारा काम छोड़ जाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, पूनम बोलती चली जा रही थी। बस कीजिए भाभी, जानती भी हैं आपकी ऑफिस में हम कितना अंडर प्रेशर काम करते हैं, कई परेशानियां झेलते हैं। आप करती ही क्या है सिवाय घर के काम और दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा? जब देखो तब आप सही और दूसरा गलत, सबके फैसलों में बस टांग अड़ाती रहती हैं। ऋचा बस बिना कुछ सोचे समझे भड़ास निकालती चली गई। ये क्या कह रही हो तुम ऋचा? बात तो कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? कहते कहते पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ हाँ जाइए, अब माँ जी के सामने ढोंग दिखाइए, ऋचा ने फिर कटाक्ष कर दिया। जमुना जी जिन्होंने लगभग सब कुछ सुन लिया था चुपचाप अंदर आई। पूनम चलो मेरे कमरे से, जरा तुमसे कुछ काम है। ऋचा तुम चिंता ना करो, हम ब्लड रिपोर्ट कर ले आएंगे। और पूनम को सिर्फ इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि पिछले कुछ दिन से मेरे पैर की उंगलियां नीली पड़ती जा रही है और सूजती भी जा रही है। खैर छोड़ो, पूनम आओ, जरा कुछ जरूरी बात करनी है। कहते हुए जमुना जी कमरे से बाहर चली गई। तब ऋचा को याद आया बीती रात ही तो पूनम ने उनसे सब कुछ बताया था कि डॉक्टर को शक है कि माँ जी ने फेफड़ों में या किडनी में कोई दिक्कत ना हो। अब वो पछता रही थी, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, बेवजह इतने कुछ सुना दिया, वो भी सब कुछ जानते समझते हुए। चाहकर भी कमरे से बाहर ना जा पाई, और सुबह जब तक वो तैयार होकर आई तब तक पूनम और माँ जी जा चुके थे। आखिर लैब दूर थी और अस्पताल दूसरे छोर पर। टेबल पर सबका नाश्ता और टिफिन पड़े थे। सारा दिन उसने कई बार पूनम को फ़ोन लगाया मगर कनेक्ट ना हो पाया। अब तो सोच सोच कर उसे भी चिंता हो रही थी। वो ये भी तो नहीं जानती थी कि रिपोर्ट में क्या आया। ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर वो घर आई। अभी वो लोग नहीं आए थे, इतने में श्रेया भी वहाँ आ गई। अरे क्या हुआ ऋचा, तुम बाहर खड़ी हो, घर पर नहीं है क्या कोई? अभी तक आए नहीं क्या भाभी और माँ? उसने कहा। नहीं अभी आए नहीं लगता है, मैं कल रिपोर्ट्स भी लाना भूल गई थी तो सुबह उन लोगों को वहाँ भी जाना पड़ा। श्रेया
तुमने तो कहा था ये माँ जी की रूटीन रिपोर्ट्स है, जबकि भाभी ने तो कुछ और ही बताया मुझे। अरे छोड़ो ना ऋचा भाभी को, तुम्हें तो अब अच्छे से पता है उनकी आदत का। खैर चलो, लगता है उन्हें देर हो जाएगी, तुम मेरे घर चलो। दोनों ऋचा के घर के लिए निकल गई। ऋचा तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। अच्छा जरा फ़ोन दोगी अपना, मेरा बैलेंस ख़त्म है, एक ज़रूरी कॉल करना है। वहाँ बैठे बैठे बातों बातों में वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, और पूरे समय श्रेया के पास बस वही बातें थी, पूनम भाभी ये, पूनम भाभी वो, वगैरह वगैरह। जब ऋचा घर लौटी तब सब आ चुके थे। ऋचा ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था क्या? कब से फ़ोन लगा रहे हैं तुम्हें, तुम रिसीव ही नहीं कर रही, ऐसे भी क्या लापरवाही? अतुल बोला, जानती हो ना सुबह से माँ और भाभी अस्पताल के चक्कर काट रही होंगी, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। पर मेरे मोबाइल पर तो कोई रिंग नहीं बजी। कहते हुए ऋचा ने फ़ोन निकाला, फ़ोन साइलेंट पर था। और ये क्या, ढेर सारे मिस्ड कॉल, पूनम भाभी के फिर अतुल के। वो समझ गई कि भाभी ने शायद ये समझ लिया कि वो गुस्से के मारे उनका फ़ोन नहीं उठा रही होगी। सॉरी, फ़ोन साइलेंट पर कैसे हो गया समझ नहीं आया, और मैंने कई बार भाभी को फ़ोन किया पर नॉट रीचेबल था। मैं घर आई तो इतने श्रेया भी आ गई, फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो मुझे अपने यहाँ ले गई। ऋचा ने कहा, श्रेया मगर उसकी तो हमसे दोपहर में बात हुई थी, जब मैं माँ जी को अल्ट्रासाउंड लैब लेकर जा रही थी तब उसका फ़ोन आया था। मैंने उसे बताया था कि शाम को देर हो जाएगी और वो तुम्हें बता दे, पूनम ने बताया। ऋचा बस चुप रह गई। दूसरे दिन ऋचा दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गई। सोचा था आज बैठ सारे गिले शिकवे दूर करेगी। घर पहुंची तो बैठक का दरवाजा खुला पाकर अचंभित रह गई। माँ जी के कमरे से श्रेया की आवाज़ें आ रही थी। माँ जो भी कहो पर बड़ी ही लापरवाह है ऋचा। अब बताओ, पूनम भाभी के बताने पर भी रिपोर्ट्स तक नहीं ला पाई, और कल तो हद ही कर दी, ना फ़ोन रिसीव किया ना कोई जवाब दिया। उल्टे मुझे बता रही थी कि भाभी पर बहुत भड़क गई थी वो। मगर माँ बुरा ना मानना, गलती पूनम भाभी की भी है। हर बात में टांग अड़ाएगी तो यही मिलेगा ना उन्हें। अब सब तो मेरे जैसे नहीं होते हैं, और ऋचा तो कतई नहीं है। हाँ मगर तुम्हारे लिए तो भाभी ही ठीक है, तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना, वरना ऋचा के सहारे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कल देख ही लिया सबने। मुझे तो लगता है फ़ोन भी जानबूझ के साइलेंट कर दिया होगा। इतने में घंटी बजी। अरे भाभी से कहा भी था कि दरवाज़ा खुला छोड़कर नीचे जाए, मगर वो किसी की सुने तब ना। कहते हुए श्रेया दरवाज़ा खोलने गई। आज ऋचा ने भी ठान ली थी श्रेया को आईना दिखाने की। चुपचाप अपने रूम में चली गई। अरे पूनम भाभी, आप किसी की सुनती क्यों नहीं हो? आपसे कहा था दरवाज़ा खुला छोड़कर जाने को, आप बंद करके चली गई। जानती हो ना कि पैर कितनी बुरी तरह मुचकड़ गया मेरा। तुम्ही ने खुद दवाई लगाई थी ना अभी। खैर छोड़ो, दवाई ले आई। चलो ना थोड़ी गर्मा गर्म चाय बना दो, मैं भी वही रसोई में दवा ले लेती हूँ। अच्छा माँ की रिपोर्ट कब तक आएगी? इस बार मुझे ही कह देना, मैं स्पेशल जाकर ले आऊँगी। मगर उस भुलक्कड़ को मत कहना, वरना फिर कुछ तमाशा हो जाएगा। रत्ती भर का अफसोस नहीं था उसे कि उससे कुछ गलती भी हुई है। खैर मैं तो बोल भी क्या सकती थी उसके आगे। श्रेया बातों में सिर्फ मिर्च मसाले का तड़का लगाए जा रही थी। बस करो नंदरानी, अपने ही घर में फूट डालोगी तो मायके के नाम पर कहाँ जाओगी? पूनम चिल्ला उठी। श्रेया तो जैसे काँप उठी। आज उसका ये तेवर देख। वैसे कल शाम आपने मेरा मोबाइल अपनी सहेली को कॉल करने क्यों मांगा था? आपका मोबाइल तो चल रहा था। कल दोपहर बात तो हुई थी आपकी भाभी से, मगर आपने तो इस बारे में मुझे जिक्र भी नहीं किया। मैं कल शाम ही समझ चुकी थी कि मेरा मोबाइल आपने ही साइलेंट पर लिया है, मगर सबूत चाहिए था जो आपने अपनी बातों से बड़ी जल्दी दे दिया। पीछे से ऋचा की आवाज़ आई। अरे ऋचा तुम कब आई? पूनम ने पूछा। जब आप दवाई लेने दरवाज़ा खुला छोड़कर गई थी तब। सोचा था कि आज गिले शिकवे दूर करूँगी, ये नहीं पता था कि आज जड़ ही कटेगी, ऋचा ने जवाब दिया। श्रेया दोनों के बीच बस एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जमुना जी भी सब सुनकर वहाँ आ गई। माफ़ करना ऋचा, मगर गलती तुम्हारी भी है। तुमने इसकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दी। अगर यही भूल मैंने की होती तो कब का ये घर टूट चुका होता। खैर देर आए दुरुस्त आए। ना रिपोर्ट्स का किस्सा होता ना तुम्हारी आंखों से ये पर्दा हटता, जमुना जी ने कहा। और श्रेया भाभी की बात का जवाब तो दो। मैं तो आज हूँ कल नहीं, मगर तुम जो अपने ही घर में फूट डालोगी तो कल मायके के नाम पे कहाँ जाओगी? शायद भूल गई तुम कि ये घर तुम्हारा भी है। आज तक मैं तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज करती आई, लेकिन आज तुम मेरी बीमारी का सहारा लेने से भी नहीं चूक रही घर में फसाद पैदा करने को। अब इसके बाद क्या?
रीचा से नजरें मिला पाओगी तुम? श्रेया रोते हुए वहाँ से निकल गई। माँ जी रोक लीजिए उसे, पूनम ने कहा। नहीं पूनम, आज उसे एहसास हो जाने दो कि वो कितनी गलत है, आज नहीं तो कभी नहीं। जमुना जी ने भी उत्तर दिया, और रीचा ऐसे आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उनकी चिंगारियों को अगर तुम सहजती रही तो अपना ही घर फूकोगी। ये याद रखना कभी एक तरफा बातें सुनकर फैसले नहीं लेने चाहिए, हमेशा दोनों पक्षों को परखना चाहिए। जमुना जी ने रीचा को समझाते हुए कहा। माँ जी, अब आपको और भाभी खास तौर से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रीचा ने दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।